हेलो बच्चों, माई सेल्फ रघुराज सिंह। आज लॉज ऑफ मोशन का लेक्चर नंबर 5 स्टार्ट करेंगे। आज आपको बेहतरीन कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, कंसेप्ट ऑफ ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो बिना कोई टाइम किल किए हुए आप हेडिंग लगा लीजिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन लेक्चर 5, इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए, तो मैंने हल्का फुल्का लिख के रखा है। जब कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में होता है तो अपने फिजिक्स में दो तरह के इक्विलिब्रियम हम लोग डिस्कस करेंगे फिजिक्स में। अब केमिस्ट्री में तो केमिकल इक्विलिब्रियम होता है और भी थर्मल इक्विलिब्रियम भी होता है, बहुत सारे होते हैं। पर फिलहाल मैकेनिक्स में जो हम इक्विलिब्रियम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं ट्रांसलेशनल एंड रोटेशनल, दोनों के मतलब समझाता हूँ। लेकिन अभी हम जो रोटेशनल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट आता है रोटेशनल मैकेनिक्स में जाके, जब मैं आपको टॉर्क वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी मैंने आपको केवल फोर्सेस के बारे में बताया है, टॉर्क वगैरह नहीं पढ़ाया है, ज़रूरत नहीं है अभी फ़िलहाल। तो हम केवल देखेंगे ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो आप लिख लीजिए इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रोटेशनल इक्विलिब्रियम ऑफ ऑब्जेक्ट। अब देखिए ट्रांसलेशनल में क्या होता है, जरा समझिए। ट्रांसलेशनल में क्या होता है, देखिए ट्रांसलेशनल की जरा समझिए जरा बातों को। ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल मोशन का मतलब क्या होता है, जरा समझिए। पहले ही बता चुके हैं, समझा नहीं रहे। ट्रांसलेशनल मोशन में क्या होता है कि कोई भी जो बॉडी होती है, ठीक है, कोई भी जो बॉडी होती है, चाहे कितने भी पॉइंट ले लो इसके ऊपर, जैसे हमने 3 पॉइंट ले लिए, तो इनका सबका एक्सीलरेशन सेम होता है यार। ये इसका खास पॉइंट होता है। तीनों का एक्सीलेशन भी सेम होगा, तीनों पॉइंट की वेलोसिटी भी सेम होगी, तीनों पॉइंट की वेलोसिटी सेम होगी। तो अगर इस तरीके का जो मोशन होता है वो क्या होता है, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम होता है। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए देखिए, आपको मैंने बताया था कि जितने भी मोशन के पैरामीटर होते हैं सबको हम सेंटर ऑफ मास पे ला सकते हैं, सबको सेंटर ऑफ मास पे ला सकते हैं, ऐसा हमने आपको बताया। तो इसी का हम लिख सकते हैं ए और इसी की लिख सकते हैं वेलोसिटी वी, ये हम बता चुके हैं। इसी तरीके से यहाँ पर बहुत बेहतरीन पॉइंट आपको बताने जा रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन पॉइंट, जरा सुन लीजिए। ठीक है, इतना लिख लीजिए पहले। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखिए ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में क्या होता है, मैंने लिख दिया है ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम। देखिए, अ बॉडी इज इन स्टेट, अ बॉडी इन स्टेट ऑफ रेस्ट और मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। देखिए, अब आपको नॉर्मली विजन से बताइए, अगर आप नॉर्मली बॉडी को देख रहे हैं तो अगर बॉडी इक्विलिब्रियम में है तो क्या कहेंगे, बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए। और बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए तो बताइए बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या होंगे, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। अच्छा, ये भी कन्फ्यूजन होता है कि सर अगर बॉडी मूव कर रही है तो क्या बॉडी इक्विलिब्रियम में होगी, तो बिल्कुल इक्विलिब्रियम होगी, लेकिन वो होता है बेटा असल में डायनेमिक इक्विलिब्रियम होता है। तो ध्यान रखना, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में फिलहाल बात ये आ गई, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बात ये आ गई, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बात ये आ गई, बॉडी एट रेस्ट, बॉडी रेस्ट में होगी या फिर बॉडी किस में होगी, मोशन में होगी, बॉडी इन मोशन। अब देखिए बॉडी रेस्ट में होगी, ठीक है, तो जैसे तब भी इस पे जो एफ नेट होगा वो क्या होगा, जीरो होगा, रिजल्टेंट फोर्स जीरो होगा। और अगर बॉडी मोशन में है तो ध्यान रखना मोशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म मोशन होना चाहिए। तो मैं इसको जरा हटा के लिख देता हूं, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी इज इन यूनिफॉर्म मोशन, बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में होनी चाहिए। यूनिफॉर्म मोशन का मतलब होता है कि बॉडी अगर मूव कर भी रही है तो कांस्टेंट स्पीड से मूव करेगी या कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। बॉडी इज मूविंग, बॉडी इज मूविंग विद कांस्टेंट वेलोसिटी। तो बॉडी मूव भी करेगी तो कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव करेगी। क्योंकि देखिए यार, आपको इतना पता होता है कि अगर कोई भी बॉडी है, ध्यान रखना, अगर ये कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, v कांस्टेंट है,
तो इसका मतलब ये हो गया कि इस बॉडी के पास एक्सीलरेशन क्या है बताइए, जीरो है। और अगर बॉडी के पास एक्सीलरेशन जीरो है तो एक्सीलेशन तभी जीरो होगा जब बॉडी के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू क्या होगी बच्चों बताइए, जीरो होगी। तो इक्विलिब्रियम के लिए मेन कंडीशन क्या हो गई, मेन कंडीशन, इतना जरा उतार लो, इतना उतार लीजिए, एकदम आसान होता है। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में जब हम बात करते हैं तो या तो बॉडी रेस्ट में होनी चाहिए या फिर बॉडी मोशन में होनी चाहिए। अगर बॉडी मोशन में है तो फिर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करेगी। तो नट सेल में बात यह आ जाती है कि बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। ठीक है, बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। पॉज करके उतारिए, हटाएं, देखिए। तो फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, फॉर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम बताइए मेन पॉइंट क्या आ गया, एफ नेट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। फॉर बोथ स्टैटिक इक्विलिब्रियम एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। स्टैटिक इक्विलिब्रियम कौन सा कह रहे हैं, बॉडी एट रेस्ट। जब बॉडी रेस्ट में होगी तो उसको क्या बोलेंगे बेटा, स्टैटिक इक्विलिब्रियम बोलेंगे। और डायनेमिक किसको बोलेंगे जरा बताइए, जब बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी और तब भी नेट फोर्स जीरो होगा तो उसको मैं क्या बोलने जा रहा हूं, डायनेमिक इक्विलिब्रियम बोलने जा रहा हूं। तो यहां पर बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक, तो एफ नेट जीरो होना चाहिए बोथ स्टैटिक एंड डायनेमिक इक्विलिब्रियम। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम दो तरह के आ गए फाइनली, एक स्टैटिक और एक डायनेमिक। और देखा जाए तो नेट सेल में बात एक ही है कि उस बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। क्योंकि नेट फोर्स जीरो होगा तो या तो बॉडी रेस्ट में होगी या मूव कर रही होगी, लेकिन मूव कर भी रही होगी तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रही होगी। मतलब यह कि एक्सीलरेशन नहीं हो सकता। तो ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम का मतलब हो गया कि सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन जीरो होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया एक्सीलरेशन ऑफ सीएम मस्ट बी जीरो। सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन हर हालत में जीरो होना चाहिए। और ऐसा होने के लिए जो बॉडी पर नेट फोर्स लगना चाहिए वो क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो बॉडी पर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए विद रेस्पेक्ट टू, चाहो तो आप लिख सकते हो विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फ्रेम, विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फ्रेम। फ्रेम का मतलब जिस फ्रेम से आप भाई ग्राउंड फ्रेम से अगर बॉडी को आप रेस्ट में करें तो ग्राउंड फ्रेम से बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस क्या होने चाहिए, सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। अगर किसी मूविंग फ्रेम से आप बॉडी को रेस्ट में करें तो उस मूविंग फ्रेम से लगने वाले सभी फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तो जिस फ्रेम के लिए बॉडी इक्विलिब्रियम में है उसी फ्रेम से बॉडी पर लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। तभी मैं बॉडी को क्या कहूँगा, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में कहूँगा। और ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में बॉडी या तो रेस्ट में होगी या फिर मोशन में होगी। लेकिन अगर मोशन में होगी तो फिर उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म होगी, मतलब नॉन एक्सीलरेटेड मोशन होगा। एक्सीलरेशन के साथ मोशन नहीं हो सकता। जब एक्सीलरेशन के साथ नहीं मोशन होगा तो बॉडी पर लगने वाला नेट फोर्स जीरो होगा। और नेट फोर्स का मतलब ये लिख दिया विद रेस्पेक्ट टू अ पर्टिकुलर फ्रेम। ठीक है, हटाएं। जैसे देखिए कोई भी बॉडी है, ध्यान से सुनना। मान लीजिए एक F1 का फोर्स ये लग रहा है, एक F2 का फोर्स ये लग रहा है, एक F3 का फोर्स ये लग रहा है, एक F4 का फोर्स ये लग रहा है। ऐसे इनफाइनाइट फोर्स लग रहे हैं मान लीजिए। और मान लीजिए ये Fn का फोर्स लग रहा है। ठीक है, इन सभी फोर्सेस के प्रेजेंस की बॉडी का मास m है। ठीक है, तो इफ बॉडी इज इन इक्विलिब्रियम इन प्रेजेंस ऑफ सेवरल फोर्सेस, जितने भी फोर्सेज मैंने दिखाए इन सब की प्रेजेंस में बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो इसका एक ही मतलब होगा,
इज इन इक्विलिब्रियम, वो भी कौन सा वाला, ट्रांसलेशनल, ठीक है, लिखा नहीं पर उसका मतलब वही है। तो F1 प्लस F2 प्लस F3 Fn इक्वल टू क्या होना चाहिए बच्चों, 0 होना चाहिए, ठीक है। और अगर मान लीजिए सभी फोर्सेस के मैं कंपोनेंट कर दूं, एक कंपोनेंट करके दिखा दूं, तो फिर देखिए जब कंपोनेंट कर देंगे तो इन कंपोनेंट फॉर्म, अभी मैं लिख के दिखा दूंगा पर चलो मैं बना देता हूं, मुझे तो पता ही है। इन कंपोनेंट फॉर्म क्या आ जाएगा पता है, सिग्मा एफ एक्स इक्वल टू 0, सिग्मा एफ वाई इक्वल टू 0 एंड सिग्मा एफ जेड इक्वल टू 0। मतलब एक्स डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का सम भी 0 होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का भी सम 0 होना चाहिए, और जेड डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का भी सम 0 होना चाहिए। तो बॉडी का टोटल इक्विलिब्रियम होगा, ये हो जाएगा फॉर टोटल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी, फॉर टोटल इक्विलिब्रियम ऑफ द बॉडी। कौन सा वाला इक्विलिब्रियम की बात कर रहा हूं, केवल ट्रांसलेशनल की, ठीक है। इसको जरा अभी मैं एक्सप्लेन करता हूं, लिख लो जरा इतना, इसमें अभी बनाता हूं, देखिए करें, हटाएं, चलो अगले पेज पे ले लेते हैं। देखिए जैसे ये बॉडी ले ली मैंने, तो एक फोर्स मान लीजिए ऐसे लग रहा है F1, ठीक, F2 ऐसे लग रहा है, एंगल ले लेते हैं, और F3 ऐसे लग रहा है, F3 ऐसे लग रहा है। मान लीजिए इसका एंगल यहाँ से θ1, इसका एंगल यहाँ से θ2, इसका एंगल यहाँ से θ3, ठीक। और बॉडी अगर इक्विलिब्रियम में है तो पहले तो एक पॉइंट सुन लो जरा, मेन पॉइंट या स्पेशल कॉन्सेप्ट या स्पेशल नोट, सुनिए बहुत ही बेहतरीन पॉइंट बता रहे हैं। सबसे पहला पॉइंट यह है कि जब भी आप ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के लिए एफबीडी बनाएं या ट्रांसलेशनल मोशन के लिए एफबीडी बनाएं, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब, अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब, ठीक है, न्यूटन साहब के अकॉर्डिंग फॉर एफबीडी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन या इक्विलिब्रियम, दोनों के लिए मोशन और इक्विलिब्रियम अप्लाई ऑल फोर्सेस एट द CM, सभी फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर देते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ देयर पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन, इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। इसका मतलब क्लियर है, फोर्स लगे कहीं, अब मैं आज के बाद एक शब्द बोलने लगूंगा, फोर्स लगे कहीं लेकिन फिर भी लगाना कहाँ है, सेंटर ऑफ मास पे लगाना है। ट्रांसलेशनल मोशन या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम के हर क्वेश्चन में न्यूटन साहब ने कहा फोर्स लगे कहीं, लगा कहाँ देना, सेंटर ऑफ मास पे लगा देना। आज के बाद इस शब्द का महत्व आपके जीवन में बहुत ज़्यादा होने वाला है। मैं बार बार बोलूंगा, ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स लगे कहीं, लगा कहाँ देना, सेंटर ऑफ मास पर, क्योंकि फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसलेशनल मोशन के लिए महत्वपूर्ण नहीं होता है, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन में हर बॉडी के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो जो सेंटर ऑफ मास का होगा वही हर पॉइंट का होगा, इसलिए सारे फोर्सेस को कहाँ लगा दो, सेंटर ऑफ मास पे लगा दो। हालांकि इसका डेरिवेशन आपको मैं लीनियर मोमेंटम वाले चैप्टर में दूंगा, इसका डेरिवेशन कि क्यों हम ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्सेज लगे कहीं, लगा देते हैं सेंटर ऑफ मास पर। ये लीनियर मोमेंटम वाले चैप्टर में डेरिवेशन के साथ निकल कर आता है, पर फिलहाल एक स्टेटमेंट मान के मुझको काम करना होगा, ठीक। तो ट्रांसलेशनल मोशन के लिए फोर्स लगे कहीं, लगा कहाँ देना, सेंटर ऑफ मास पे लगा देना। कहने का मतलब
अकॉर्डिंग टू न्यूटन साहब, फॉर एफबीडी ऑफ ट्रांसलेशनल मोशन या इक्विलिब्रियम अप्लाई ऑल फोर्सेस एट सीएम इररेस्पेक्टिव ऑफ द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द फोर्स। फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ट्रांसलेशनल मोशन को या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है। फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन रोटेशनल मोशन को इफेक्ट करता है। तो जब रोटेशनल मोशन आएगा तो वहां पर फोर्स का पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन का रोल आने लगता है, क्योंकि अलग अलग पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन के लिए फोर्सेस का टॉर्क अलग आने लगता है। लेकिन यहाँ पर टॉर्क की तो बात ही नहीं हो रही है, क्योंकि रोटेशनल इक्विलिब्रियम को तो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा हूँ। तो ट्रांसलेशनल मोशन में फोर्स लगे कहीं, लगा कहाँ देना, बोलो लगा कहाँ देना, सेंटर ऑफ मास पे लगा देना। क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन में बॉडी के हर पॉइंट का एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। तो जो सेंटर ऑफ मास का होगा वही सभी पॉइंट का होगा, तो जो सेंटर ऑफ मास का एक्सीलरेशन होगा वही सभी पॉइंट का होगा। तो सभी फोर्सेस को उनके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन से कोई लेना देना नहीं। कहाँ पर अप्लाई कर दो, सेंटर ऑफ मास पर अप्लाई कर दो। ठीक है, बेहतरीन पॉइंट आपको क्लियर किया। चलिए इसको करते हैं। देखिए ये काफ़ी अच्छा पॉइंट था, हटा दे रहा हूँ उसको मैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसका एफबीडी बनाएंगे इक्विलिब्रियम का। तो अभी अभी आपको बताया कि दो लाइनें ये सब बता चुके हैं आपको, तो खींचना। अब देखिए जब एफबीडी बनाएंगे तो सभी पॉइंट को टेल से निकालेंगे, ये तो बता ही चुका हूँ। सेंटर ऑफ मास पे क्या रखेंगे, टेल। तो F1 का फोर्स है, देखिए F1 का फोर्स ये लग रहा है, यहाँ से कितना एंगल बना रहा है बताइए, θ1। ऐसे ही F2 का फोर्स यहाँ से ये लग रहा है, ठीक है, ये F2 का θ2 बना रहा है, ठीक। और यहाँ से ये कितना एंगल बना रहा है बताइए, ये बना रहा है F3 θ3। अगर मान लीजिए ये F1 वेक्टर या F1 वेक्टर कॉमा F2 वेक्टर एंड F3 आर इन सेम प्लेन, ऐसा मान लिया मैंने। मतलब अभी ये तीनों फोर्सेस एक ही प्लेन में लग रहे हैं, ठीक है। तो इसी प्लेन में, मतलब अगर मैं इसको x एक्सेस मान लूँ, इसको y एक्सेस मान लूँ, तो बताइए इक्विलिब्रियम के लिए बताइए क्या होगा, सिग्मा Fx 0 होना चाहिए। मतलब x डायरेक्शन में लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 होना चाहिए, और सिग्मा Fy भी क्या होना चाहिए बताइए, 0 होना चाहिए। क्लियर। अब क्या करो, यहाँ पे सभी फोर्सेस के कर लो कंपोनेंट, ये आपके लिए आसान होता है। सभी फोर्सेस के क्या कर लो बच्चों, कंपोनेंट कर लो। जरा देखिए कंपोनेंट करते हैं, देखिए आराम से कर लो। देखिए मैं तो इसको ऐसे याद करा देता हूँ बच्चों को दोबारा। एक एफबीडी और बना लो शुरुआत में, अगर कोई दिक्कत है तो। जगह नहीं है वैसे यहाँ पर, चलिए यहीं लिख देता हूँ। देखिए ओरली लिख रहा हूँ, देखो इस डायरेक्शन में देखना, देखो इस डायरेक्शन में देखना। इस डायरेक्शन में इसका आएगा कितना कंपोनेंट, F1 cos θ1 प्लस इसका कितना आएगा बताइए, F3 sin θ3। क्लियर। इसका इस डायरेक्शन में कितना आएगा बताइए, F2 cos θ2। इसका इस डायरेक्शन में कितना आएगा बताइए, F3 cos θ3। इसका इधर कितना आएगा बताइए, F1 sin θ1 प्लस इसका कितना आएगा बताइए, F2 sin θ2। अब देखिए पहली इक्वेशन क्या बनेगी, सिग्मा Fx इक्वल टू 0 एम्प्लाइज, भाई इस डायरेक्शन में फोर्सेस 0 होने चाहिए। इसका मतलब जितना फोर्स पॉजिटिव एक्स में लगे उतना नेगेटिव एक्स में लग जाए, तभी तो दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। तो बताइए इधर कितना फोर्स है राइट को बताइए, ये F1 cos θ1 प्लस F3 sin θ3 बराबर इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है बताइए, ये लग रहा है F2 cos θ2। सेकेंड इक्वेशन जो आएगी सिग्मा Fy इक्वल टू 0, इसका मतलब वर्टिकल में भी फोर्स बैलेंस होने चाहिए। तो जितना ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स उतना नीचे की तरफ लगेगा फोर्स। तो ऊपर की तरफ कितना है बताइए, F1 sin θ1 प्लस कितना आ जाएगा बताइए, F2 sin θ2 बराबर नीचे की तरफ कितना लग रहा है बताइए, F3 cos θ3। क्लियर। तो इस तरह से ये बॉडी क्या आ जाएगी, ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में आ जाएगी। अभी मैं छोटे छोटे एग्जांपल देता हूँ तो आपको एकदम समझ में आने लगेगा, डोंट वरी फॉर दैट, एकदम समझ में आने लगेगा। ठीक है,
अभी क्लियर होने लगेगा। हटाएं, चलिए जैसे एक एग्जांपल देख लो। चलो ये ले लेते हैं, ये ब्लॉक है, ठीक। ये एंगल यहाँ से 37, टेन kg का ब्लॉक है। सवाल पूछा है एफ की वैल्यू क्या होनी चाहिए, सो दैट फाइंड एफ सो दैट ब्लॉक इज इन इक्विलिब्रियम, ब्लॉक आ जाए इक्विलिब्रियम में, ठीक है। तो एकदम आसानी से कर लीजिए, ये धागा है, ठीक है, ये धागा है, ठीक। तो देखिए इसमें टेंशन फोर्स टी लगेगा, ये तो सब लगाना ही गया आपको, टी इधर लगेगा, यहाँ पे टी ऐसे लगेगा। अब बॉडी का बना लीजिए आप इक्वल फ्री बॉडी डायग्राम। तो फ्री बॉडी डायग्राम में न्यूटन साहब ने कहा, देखिए ये फोर्स जैसे इस कोने पे लग रहा है, इस पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ, ये यहाँ लग रहा है बी पे लगेगा, इसका mg इसके सेंटर ऑफ मास पे लगेगा। लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन के लिए न्यूटन साहब ने कहा कि फोर्स लगे कहीं, लगा कहाँ देना बताइए, सेंटर ऑफ मास पे लगा देना, फिर भी लगे कहीं। तो सारे फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास पे लगा दीजिए आप, सारे फोर्सेस को, ये सेंटर ऑफ मास है। अब बताइए जो टेंशन है, अच्छा फोर्सेज लगाने कैसे होते हैं फ्री बॉडी डायग्राम में, सभी का जो टेल होता है वो सेंटर ऑफ मास पर रखना होता है। तो ये जो टेंशन होगा वो देखिए यहाँ पर आ जाएगा इस तरीके से, ये टेंशन टी। एंगल देखिए हॉरिजॉन्टल से दिया हुआ है 37 डिग्री, तो हॉरिजॉन्टल से 37 डिग्री, क्लियर। mg सेंटर ऑफ मास पर लगेगा, तो mg आ जाएगा बताइए 10g, और 10g कितना होता है बताइए 100 न्यूटन होता है, ठीक। ये जो फोर्स है वो हॉरिजॉन्टल दिया हुआ है, तो ये फोर्स मैंने ऐसे लगा दिया F, ठीक। अब इसका इक्विलिब्रियम डिस्कस करना है, तो मैंने आपको पहले ही कहा कि सभी फोर्सेस के क्या कर लो, कंपोनेंट कर लो, x डायरेक्शन, y डायरेक्शन और z डायरेक्शन में। लेकिन यहाँ पर मैं जितने भी क्वेश्चंस हैं अपने यहाँ ज़्यादातर है सब एक ही प्लेन में होते हैं, तो मैं मान रहा हूँ कि सभी फोर्सेस इस बोर्ड के प्लेन में ही हैं, तो एक्स वाई प्लेन मान लेता हूँ, ठीक है। तो अब देखिए जरा, अब ये तो देखिए अलोंग द एक्स एक्सिस है ही, ये अलोंग वाई एक्सिस है, इसके कंपोनेंट कर लो, तो ये कंपोनेंट कितना आ जाएगा बताइए, टी कॉस 37, और ये आ जाएगा टी साइन 37। कितना आसान है। अब बताइए पहली इक्वेशन यहाँ लिख दें, यहाँ लिख दें, इसको एफ लिख देते हैं। पहली इक्वेशन देखिए, हॉरिजॉन्टल के फोर्स बैलेंस होने चाहिए, तो इसका मतलब एफ किसको बैलेंस करेगा बताइए, ये बैलेंस करेगा टी कॉस 37। सेकेंड इक्वेशन देखिए, वर्टिकल में जो होगा 100 न्यूटन इस टी साइन 37 को बैलेंस करेगा, तो ये आ जाएगा टी साइन 37 इक्वल टू आ जाएगा 100 न्यूटन। तो यहाँ से जो t इंटू साइन 37 जमाने से 3/5 इक्वल टू 100, तो t इक्वल टू बताइए कितना आ गया, 500/3 न्यूटन आ गया, कि एकदम आसान, 500/3 न्यूटन। तो पहली इक्वेशन से देखिए f कितना आ जाएगा, f इक्वल टू आ जाएगा t की वैल्यू कितनी रख देंगे बताइए, 500/3 इंटू कॉस 37 बोले तो 4/5, तो f इक्वल टू ये चला जाएगा 100 टाइम्स, तो ये आ जाएगा 400/3 न्यूटन, एकदम आसान, 400/3 न्यूटन। चलिए पॉज करके उतारिए, पॉज करके उतारिए, हटाएं, चलिए क्वेश्चंस करते चलिए, जैसे यहीं से स्टार्ट करते हैं। ये ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, ठीक, मान लीजिए 10 kg का है, ठीक। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, तो कुछ है ही नहीं। देखिए अब ये आपको सबको पता है बॉड ब्लॉक इक्विलिब्रियम है, तो जो फोर्सेज लग रहे हैं सब लगा दीजिए। तो देखिए यहाँ से हटा देता हूँ इसको, बताइए mg किधर लग रहा होगा, नीचे लग रहा होगा। अब नॉर्मल रिएक्शन आपको पता है सभी पॉइंट पर लगता है, कॉन्टैक्ट वाले सभी पॉइंट पर। अच्छा लगता तो ऐसे mg भी है,
पर mg कई बार बता चुका हूँ, n बता दे रहा हूँ, ये सब ऊपर लगता है। इन सब का जो रिजल्टेंट होगा मान लीजिए वो n है। फिर इसको सेंटर ऑफ मास पे ले आइए, तो ये सेंटर ऑफ मास तो mg लग गया नीचे और सबका नॉर्मल रिएक्शन लग गया ऊपर। अब हॉरिजॉन्टल में तो कोई फोर्स है ही नहीं, तो वर्टिकल में फोर्स बैलेंस होंगे, तो नॉर्मल रिएक्शन किसे बैलेंस करेगा बताइए, mg को। तो नॉर्मल रिएक्शन इक्वल टू बताइए mg कितना आ जाएगा बताइए, m कितना है 10, तो ये आ जाएगा 100 न्यूटन। 100 न्यूटन आ जाएगा नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर? हटाएं, चलो फिर देखिए, ठीक है, ये दिया हुआ एंगल 53 डिग्री, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं है, म्यू बराबर 0, और फिर से 10 kg का मास ले लिया है। आपको बताना है फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। फाइंड द टेंशन इन द स्ट्रिंग। अभी जितने भी क्वेश्चंस कर रहे हैं सब इक्विलिब्रियम के डिस्कस कर रहे हैं। अब देखिए जरा, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड नॉर्मल रिएक्शन, नॉर्मल रिएक्शन एट द कॉन्टैक्ट पॉइंट। कॉन्टैक्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन भी फाइंड आउट करना है। तो देखिए, टेंशन के बारे में बता चुके हैं, हमेशा कॉन्टैक्ट पॉइंट से अभी लगता है, तो टेंशन का जो फोर्स होगा वो इसमें इस तरीके से लग जाएगा, इस तरीके से। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ आएगा तो एक लाइन खींच देते हैं, एक इधर लगेगा, एक इधर लगेगा, एन एन सब बता चुके हैं। ठीक, ठीक है भाई, ये इसको प्रेस करेगा, ये इसको प्रेस करेगा, तो ये तो आ जाएगा बाई द स्पेयर ऑन द बॉल, बाई द बॉल ऑन द वॉल, और ये आ जाएगा बाई द वॉल ऑन द बॉल। बाद बाकी जो ग्रेविटी का mg होगा वो इस तरीके से लग रहा होगा। क्लियर? अब इसका सेंटर ऑफ मास वाला एबीडी बना लीजिए, कुछ है ही नहीं। सारे फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास पे ले आइए। ऐसा न्यूटन साहब ने कहा, भले ही नॉर्मल रिएक्शन इस पॉइंट पे लग रहा है, भले ही टेंशन इस पॉइंट पे लग रहा है, mg सेंटर ऑफ मास पे लग रहा है, लेकिन ट्रांसलेशनल मोशन के लिए सभी फोर्सेस को कहाँ पे लगता हुआ मान सकता हूँ, सेंटर ऑफ मास पे लगता हुआ मान सकता हूँ। तो सभी फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास पे ले आइए, तो यहाँ पर mg आ जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी होगी बताइए, 100 न्यूटन होगी। नॉर्मल रिएक्शन जब इसका एबीडी बनाओगे, जब इसका एबीडी बनाओगे, तो ध्यान रखना ये वॉल सराउंडिंग में होगा, तो ये वाला नॉर्मल रिएक्शन इसके एबीडी में आएगा। ध्यान रखना ये वाला नॉर्मल रिएक्शन आएगा। ऐसे ही धागे का ये जो पुल होगा ये इसके एबीडी में आएगा, तो ये टेंशन टी आएगा। रही बात एंगल की, तो देखिए ये 53, तो यहाँ से अगर मैं टेंजेंट डाल देता हूँ तो ये आ जाएगा 37, क्योंकि ये तो 90 डिग्री होगा ही होगा। ठीक, तो यहाँ से ये एंगल जो आ जाएगा हॉरिजॉन्टल से 37 आ जाएगा। ठीक, अब अगर इसका इक्विलिब्रियम है तो हॉरिजॉन्टल में भी फोर्सेस बैलेंस होंगे, वर्टिकल में भी फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो मैं इसको हटा के यहीं बना देता हूँ। ठीक है, यहीं कर देता हूँ, इतना तो आपने कर ही लिया। करते चलो बस क्वेश्चंस। अब देखिए, ओरली करना सीख लो। अब इसके कंपोनेंट मत करो, क्योंकि ये तो एक्स एक्सिस में ही, ये वाई एक्सिस में, तो इसके कंपोनेंट कर लो। ये आ जाएगा टी कॉस 37, ये आ जाएगा टी साइन 37। तो हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस होंगे, तो पहली इक्वेशन बताइए क्या आ जाएगा, एन बराबर टी कॉस 37। सेकेंड इक्वेशन वर्टिकल के लिए टी साइन 37 बराबर आ जाएगा 100। तो t इंटू साइन 37 होता है 3/5 इक्वल टू 100। तो t आ जाता है यहाँ से 500/3 न्यूटन। ठीक, तो यहाँ से n निकल के आ जाएगा, n बराबर t 500 डिवाइडेड बाई 3 इंटू कॉस 37 होता है 4/5, तो ये आ जाता है प्यारे बच्चों 400/3 न्यूटन। 400/3 न्यूटन कर लीजिए।
ठीक है, पॉज करके उतारिए, लें स्क्रीनशॉट लीजिए, हटाएं। चलिए क्वेश्चंस करते रहो बस। ये एंगल मान लीजिए 53 डिग्री है, एक ब्लॉक इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है, धागे से लटका हुआ है, ठीक। फाइंड टी एंड एन, नॉर्मल रिएक्शन और धागे का टेंशन टी फाइंड आउट करना है। आराम से देख लीजिए, देखिए अब देखिए क्या होगा। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे इस तरीके से आएगा, एम जी इस तरीके से लग रहा होगा, कुछ कंसेप्ट से कहूँगा यहाँ पर, और धागे का टेंशन ऐसे टी लग रहा होगा। यही तो फोर्सेज लग रहे होंगे। अगर बॉडी का इक्विलिब्रियम है तो ध्यान से सुनना आपको मैं ऐसी कुछ बातें बता रहा हूँ। जब भी बॉडी इनक्लाइन प्लेन के ऊपर हो तो अभी तक मैं आपको बताता था एक लाइन ऐसे खींचो, एक लाइन ऐसे खींचो, लेकिन फॉर इनक्लाइंड प्लेन, ध्यान से सुनना, फॉर इनक्लाइंड प्लेन के लिए एक लाइन उधर ही खींच लो जिधर इनक्लाइंड प्लेन हो। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं तो एक लाइन आप इधर खींच लो, एक लाइन इधर खींच लीजिए, और एक उसके परपेंडिकुलर, एक लाइन परपेंडिकुलर तो खींचनी, उसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। अब देखिए सारे फोर्सेज लगा दो, अब यहाँ पे टेंशन टी ऐसे आ जाएगा। ये देखो नॉर्मल रिएक्शन इस इंक्लाइन के परपेंडिकुलर होगा तो ये आ जाएगा, और एम जी जो होगा वो वर्टिकल लगेगा, इसको तो कोई रोक ही नहीं सकता। अब इस एम जी का एंगल देखना होता है तो ये सब आप सुधारो। ये 53 है तो इस लाइन को ऐसे कर दो, तो ध्यान से देखिए ज़रा, इस लाइन को वर्टिकल खींच दो। अगर ये 53 है तो ये हो जाएगा कितना, या मैं चलो इसको मैं अलग से आपको बता देता हूँ, पहले बता दें अलग से। देखिए ये बात सुन लो ज़रा, ये कई बार काम आएगा। अगर ये एंगल थीटा है तो जो नॉर्मल रिएक्शन होगा ऐसे लगेगा, तो नॉर्मल रिएक्शन का जो एंगल आएगा, ये लाइन का जो एंगल आएगा, ये थीटा, तो देखो ये होगा 90 माइनस थीटा, तो ये होगा थीटा, तो ये होगा थीटा। तो इसको ध्यान से देख लो, ये जो एम जी होगा, देखिए अगर यहाँ पर ये अगर थीटा होगा तो ये थीटा आ रहा है ना, वैसे भी देख लो ये 53, तो ये कितना आएगा बताइए, ये होगा 90 माइनस 53, तो ये कितना हो जाएगा, फिर ये हो जाएगा 53, तो ये यहाँ पर 53 आ जाता है। इस एंगल को दिमाग में ले लो, ये एंगल आ जाता है 53 डिग्री, ठीक। भाई जैसे ये था, ये भाई आपको एम जी का एंगल देखना है ना, यही तो देखना है, एम जी इधर ही तो लग रहा है। तो अगर ये थीटा है तो ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा, और जब आप यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ कर दोगे तो ये थीटा नहीं हो जाएगा, तो यही बता रहे। तो अगर ये थीटा है तो ये यहाँ पे जाके थीटा अपीयर हो जाता है। तो देखिए इसको ऐसे बढ़ा लो चाहो तो, ये थीटा, तो ये भी यहाँ थीटा आ जाता है। हाँ, थीटा की वैल्यू कितनी है फिलहाल, 53 डिग्री। अरे इसको देखो आगे बढ़ा लो ना ऐसे, ये थीटा, तो ये कितना हो गया 90 माइनस थीटा, और ये परपेंडिकुलर है तो ये कितना हो गया थीटा। थीटा की वैल्यू कितनी है 53 डिग्री। क्लियर हो गई बात, ठीक। हाँ बस ये है, यहाँ पर एक हल्की सी बात मैंने ऐड की कि अगर इनक्लाइन प्लेन हो तो एक लाइन अलोंग द इनक्लाइन प्लेन बनाओ और एक परपेंडिकुलर टू द इनक्लाइन प्लेन बनाओ, ठीक है। ये सब कर लो। अब देखिए जरा ध्यान से सुनना, जब बॉडी का इक्विलिब्रियम होता है ना तो बॉडी पर हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होता है। तो अभी मैं इसको हॉरिजॉन्टल से भी करके दिखा दूंगा, क्योंकि ये सब कन्फ्यूजन बच्चों को आते हैं, अभी मैं करके दिखाऊंगा। तो अब देखिए इस डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस होगा और इस डायरेक्शन में भी होगा। मतलब दिमाग में ले लो कि जब बॉडी का इक्विलिब्रियम होता है तो बॉडी पर हर डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस होता है। कोई भी डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसको बस ये है कि थोड़ा स्मार्ट तरीके से करना, इतने गंदे कंपोनेंट मत कर लेना कि क्वेश्चन आपको बहुत ही कठिन लगने लगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे एम जी के कंपोनेंट करना बहुत आसान है। एम जी का ये कंपोनेंट होगा प्यारे बच्चों एम जी कॉस थीटा, और ये कंपोनेंट होगा एम जी का एम जी साइन थीटा। तो देखिए हॉरिजॉन्टल इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कराओ, इस डायरेक्शन में फोर्स बैलेंस कराओ। तो जब इस डायरेक्शन में कराओगे तो पहली इक्वेशन आ जाएगी एन बराबर आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। तो एन की वैल्यू आ जाएगी, एम कितना था बताइए, एम की वैल्यू नहीं दी थी मैंने, ले लो चलो 10 kg ले लो, बहुत देर से 10 kg ही ले रहे हैं, 10 kg ले लो। तो ये आ जाएगा 10, जी बोले तो 10, और कॉस 53 आ जाएगा बेटा 3/5। तो ये मेरे और आपके हिसाब से आ रहा है 600 न्यूटन। 600 ही आ गया क्या ना, 60 न्यूटन,
60 न्यूटन आ जाता है, ठीक है। तो नॉर्मल रिएक्शन कितना आ गया 60 न्यूटन। अब आप इस डायरेक्शन में भी फोर्स बैलेंस कर दो तो सेकंड इक्वेशन जो आ जाएगी वो टेंशन टी बराबर आ जाएगा कितना बताइए, एम जी साइन 60, एम जी सॉरी साइन 37 नहीं 53, एंगल तो 53 है ना। तो एम जी साइन थीटा इक्वल टू टी, तो टी की जो वैल्यू आ जाएगी, एम तो 10 है, जी भी 10 आ जाएगा, साइन 53 आ जाएगा 4/5, 5 से 2 बार ये आ जाएगा 80 न्यूटन। तो टेंशन फोर्स आ जाएगा 80 न्यूटन। अभी देखो मैं इसको हॉरिजॉन्टल से भी करके दिखाता हूँ, आंसर सेम आएगा, दिमाग में रख लेना। आंसर कितना है बताइए, टी को तो मैंने 80 न्यूटन निकाला है और नॉर्मल रिएक्शन को 60 न्यूटन निकाला है, ठीक है। अभी देखो हॉरिजॉन्टल से भी करके दिखाता हूँ। तो आज के बाद लेकिन मैं एक ही किया करूँगा, जब भी इंक्लाइंड प्लेन पर आएगा तो एक कंपोनेंट एक लाइन बनाऊंगा अलोंग द इंक्लाइंड और एक बनाऊंगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइंड, ठीक है, ध्यान रखना। लेकिन अभी मैं करके दोनों से दिखा देता हूं कि जब बॉडी इक्विलिब्रियम में होती है तो बॉडी पर हर डायरेक्शन में फोर्सेस क्या करते हैं, बैलेंस करते हैं, हर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करते हैं, ये दिमाग में रखना, ठीक है। हर डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस करते हैं। तो देखिए करके दिखाते हैं अभी आपको। देखिए अगर आप इसको हॉरिजॉन्टल भी कर लेते तब भी बात वही आती, देखो कैसे, ये कर लो ये कर लो। तो मैं एक ही क्वेश्चन करके दिखा रहा हूं, देखो एम जी तो ऐसे लग जाएगा। अब देखो नॉर्मल रिएक्शन को देखो जरा, नॉर्मल रिएक्शन को, जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा, जरा इस डायग्राम को मैं दोबारा बना दूं, ठीक है दोबारा बना देता हूं। देखो तो नॉर्मल रिएक्शन देखो ऐसे आएगा। अच्छा नॉर्मल रिएक्शन और टेंशन एक दूसरे के परपेंडिकुलर आएंगे, दिमाग में रखना। एम जी ऐसे आएगा, ये अगर यहाँ थीटा, तो ध्यान रखना इस एंगल को लेना सीख लो, तो ये भी ये 90 माइनस थीटा आएगा, ये थीटा आ जाएगा, ठीक है, अभी यही बताया था ये थीटा। तो ये भी देखो थीटा आएगा। हाँ थीटा की वैल्यू कितनी बताइए, 53 डिग्री है, ठीक है। अब जरा लीजिए, अब देखिए जो नॉर्मल रिएक्शन जा रहा है वो वर्टिकल से इस लाइन पर जा रहा है, तो वर्टिकल से देखो ये गया थीटा, वही 53 डिग्री बाद में रख देंगे, ठीक है। टेंशन नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर होगा, ये बात मैं कई बार यूज करूंगा, क्योंकि टेंशन तो होगा अलोंग द इंक्लाइन और नॉर्मल रिएक्शन होगा परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन, तो देखो ये एंगल 90 डिग्री होगा, ठीक है, याद रखना। तो टेंशन को नॉर्मल रिएक्शन के परपेंडिकुलर बना लो, अगर ये थीटा तो ये थीटा आ जाएगा यहाँ पर, ठीक। थीटा की वैल्यू 53 डिग्री है। अब आपको पहले ही बता चुका हूँ कि जब बॉडी का इक्विलिब्रियम होता है तो हर डायरेक्शन में बॉडी पर फोर्स बैलेंस होता है। तो हॉरिजॉन्टल में भी फोर्स बैलेंस होंगे और वर्टिकल में भी फोर्स बैलेंस होंगे। तो हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट कर दो जरा, तो टी का देखिए क्या आएगा, देखो ये उससे कठिन लग रहा होगा आपको, देखो खुद ही समझ जाओगे, इतना कठिन नहीं है लेकिन उससे 100% थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ये कंपोनेंट आ जाएगा टी साइन थीटा, ये कंपोनेंट आ जाएगा एन साइन थीटा, और ये कंपोनेंट आ जाएगा प्लस एन कॉस थीटा। तो पहली इक्वेशन लिखोगे तो ये आ जाएगा टी साइन थीटा प्लस एन साइन थीटा इक्वल टू लिखोगे एम जी, और सेकंड इक्वेशन लिखोगे टी कॉस थीटा बराबर एन साइन थीटा। आप सॉल्व करके देख लो, 100% यही आंसर आएगा। टेंशन की वैल्यू 80 न्यूटन आएगी और नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू 60 न्यूटन आएगी। मैं कई सालों से कर रहा हूँ, आप करके देख लो, अननेसेसरी मैं टाइम नहीं किल करना चाह रहा, करके देख लो, यही आएगा गारंटी से। फिर भी अगर मन है तो चलो मैं करके दिखा देता हूँ, ठीक है, चलो कर देता हूँ। हो सकता है कुछ बच्चे इसी बात पे नाराज हो जाएं, तो देखिए यहीं से सॉल्व करो पहले। टी साइन कॉस थीटा, कॉस 53 बताइए 3/5 बराबर एन, ये आ जाएगा 4/5, इससे ये गया तो 3t बराबर आ जाएगा 4n, ये आ जाता है, ठीक है। इसको सॉल्व यहाँ से कर लो, यहाँ से सॉल्व कर लो। t इसमें किसी की वैल्यू लिख दो, चलो मैं n की लिख दूँ पहले, चलो t इंटू साइन 53 कितना 4/5 प्लस n, n की वैल्यू यहाँ से रख दो 3t/4 इंटू एन कॉस थीटा था, यहाँ थोड़ा एरर हो गया, ठीक है,
एन कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा। तो इसकी वैल्यू पुट कर देता हूँ, कॉस साइन 53 हो गया प्लस एन, एन हो गया 3t/5, कॉस 53 लिखोगे, कॉस 53 कितना आ जाएगा बताइए, 3/5 बराबर एम कितना 10, ये आ जाएगा 100 न्यूटन। अच्छा जब सॉल्व करोगे तो देखिए जरा कितना आएगा, कर लो सॉल्व, ये आ जाएगा 4t/5 प्लस 9t/20 बराबर 100, एलसीएम आ जाएगा 20, 5 चौक 16t प्लस 9t बराबर 100, तो आ जाएगा 25t बराबर 20 इंटू 100, 25 से 4 बार, और t बराबर 80 न्यूटन। तो देखो t 80 न्यूटन आ गया, जब t को 80 लिख दोगे तो 4n इक्वल टू 3 इंटू 80, तो ये 4 से चला जाएगा 20 बार, तो n जो आ जाएगा, n आ जाएगा 60 न्यूटन। यही मैंने आपको बताया था कि नॉर्मल एक्शन 60 न्यूटन और टेंशन 80 न्यूटन, ठीक है, सॉल्व होके वही आ जाता है, ठीक है। पॉज करके उतार लो, मैंने कर दिया आप लोगों के लिए। चलिए नेक्स्ट देखिए, अब देखिए जैसे ये मान लो स्पेयर यहाँ रखा हुआ है, ये स्पेयर आराम से इस तरीके से यहाँ पे रेस्ट कर रहा है, एक लाइन मैंने वर्टिकल ये बना दी, ये वर्टिकल, कहीं कोई फ्रिक्शन नहीं, अभी फ्रिक्शन की बात ही नहीं करेंगे। मान लीजिए 10 kg है, तो यहाँ पे कांटेक्ट है, लेकिन कांटेक्ट होने के बावजूद भी नॉर्मल रिएक्शन नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा जरा समझ लो। देखिए जब आप इसका FBD बनाओगे ये वाला, तो देखो एक तो mg तो प्राइमरी फोर्स है, सबको दिख रहा है, तो mg तो नीचे की तरफ लग जाएगा प्यारे बच्चों। हाँ यहाँ, अच्छा अब देखिए दो जगह कांटेक्ट है, एक यहाँ पे कांटेक्ट है, यहाँ पे कांटेक्ट है। तो अगर आप ध्यान से देखो, नॉर्मल रिएक्शन तो सेकेंडरी फोर्स होता है। ये बात मैंने थ्योरी में पढ़ाते पढ़ाते भी आपको बताई थी, जब इस डायरेक्शन में कोई प्राइमरी फोर्स है ही नहीं, तो यहाँ पे कोई नॉर्मल रिएक्शन नहीं होगा, केवल नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पर आएगा। तो ये नॉर्मल रिएक्शन केवल यहाँ पे N1 लगेगा, तो ये N1 यहाँ तो आएगा। और अगर आप यहाँ लगा भी दोगे, मान लो N2 लिख भी दो, तब भी देखिए आपको इसको जीरो ही करना पड़ेगा। देखिए कैसे, जब आप इसका FBD बनाओगे इसका, तो देखो ये N1 आएगा इसके FBD में, ये mg आएगा, और ये N2 आएगा। ये तो आएगा नहीं, क्यों, ये तो स्फीयर ने सरफेस पे लगाया होगा, तो ये N2 आएगा। अब देखो, अब हॉरिजॉन्टल अगर इसका इक्विलिब्रियम है, तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ स्फीयर, अगर स्फीयर का इक्विलिब्रियम है तो बताइए Fx इक्वल टू 0 होना चाहिए, और हॉरिजॉन्टल के सारे फोर्सेस 0 होने चाहिए। तो इसका मतलब N2 का नॉर्मल रिएक्शन 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, क्योंकि हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स ही नहीं है, ये 0 ही होना होगा, तभी तो फोर्स बैलेंस होगा। तो N2 वाला नॉर्मल रिएक्शन हर हालत में 0 ही होगा। सेकंड, वर्टिकल में फोर्स 0 होने चाहिए, तो N1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, mg हो जाएगा। तो N1 की जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 100 न्यूटन आ जाएगी। ये सब छोटी छोटी बातें आपको इसलिए बताई जा रही हैं कि जैसे ये पॉइंट नहीं आपके फंसने चाहिए। तो ध्यान रखना, नॉर्मल रिएक्शन एक सेकेंडरी फोर्स है, आपको बता भी चुका हूँ। जब तक प्राइमरी फोर्स पिक्चर में नहीं आएगा उस डायरेक्शन में, या अपोजिट टू नॉर्मल रिएक्शन, तब तक नॉर्मल रिएक्शन नहीं लगता है, भले ही कॉन्टैक्ट हो या ना हो। हाँ, अगर इसी में सुनिए, अगर मान लो इसी में मैं इधर से लगा देता 20 न्यूटन का फोर्स लगा देता, तो तुरंत देखो ये 20 न्यूटन यहाँ आ जाता। तो अब ये जो N2 का नॉर्मल रिएक्शन होता, अब ये N2 का नॉर्मल रिएक्शन किसके बराबर आ जाता बताइए। पहली इक्वेशन 20 न्यूटन के बराबर ही आ जाता, और सेकंड इक्वेशन N1 तो वही बना रहता, कितना, mg, और mg की वैल्यू कितनी लिखी थी बताइए, 100 न्यूटन, वही आ जाता अभी भी। लेकिन N2 का नॉर्मल रिएक्शन 20 न्यूटन आ जाता, क्योंकि अब ये एक प्राइमरी फोर्स हो गया, अब ये एक
प्राइमरी फोर्स हो गया। इस प्राइमरी फोर्स की वजह से N2 का सेकेंडरी नॉर्मल रिएक्शन यहां पिक्चर में आ जाएगा। क्लियर है बात? क्लियर हो गई बात? चलिए हटाइए। जैसे इसी तरीके से ये क्वेश्चन कई बुक्स में दिया हुआ है, जैसे ये है, तो मान लो एक वॉल तो ये हॉरिजॉन्टल है ही, एक वॉल वर्टिकल यहाँ खींचते हैं, एक वर्टिकल यहाँ खींचते हैं, ये 3 वॉल हैं। तो अब कोई अलग से प्राइमरी फोर्स नहीं लग रहा है, ठीक है, अलग से कोई प्राइमरी फोर्स नहीं लग रहा है। तो मान लो फिर से मास इसका 10 kg मान लेते हैं। फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन, फाइंड द नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कॉन्टैक्ट पॉइंट। हर कॉन्टैक्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट है, आप तीनों पे बना दो। 3 कॉन्टैक्ट पॉइंट है, ध्यान से सुनना। एक ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो यहाँ N लगा दो। एक ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, तो यहाँ पे N1 लगा दो। एक ये कॉन्टैक्ट पॉइंट, यहाँ पे N2 लगा दो। अब कम से कम यार नॉर्मल रिएक्शन लगाना तो आ गया होगा, लेकिन ये सब सेकेंडरी फोर्सेज हैं जितने भी नॉर्मल रिएक्शन है। प्राइमरी फोर्स तो केवल ग्रेविटी का लग रहा होगा, जो यहाँ पे होगा mg, केवल ये होगा प्राइमरी फोर्स। और इसी की वजह से नॉर्मल रिएक्शन हर जगह जनरेट होगा, क्योंकि प्राइमरी फोर्स तो केवल ग्रेविटी है, इसके अलावा कोई प्राइमरी फोर्स तो है ही नहीं पिक्चर में। तो बनाइए एफबीडी, बनाइए एफबीडी। देखिए अब देखिए नॉर्मल रिएक्शन लगा लो, चलो इधर N2 लगा दो, इधर N1 लगा दो, ठीक, क्लियर। ऊपर N लगा दो, यहाँ पर क्या होगा, mg लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए कि वर्टिकल में तो सीधे सीधे N बराबर क्या हो जाएगा बताइए, mg हो जाएगा, जिसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 100 न्यूटन आएगी। सेकेंड इक्वेशन देखिए, यहाँ पर N1 इक्वल टू N2 होगा। तो अब सुनिए यहाँ पर क्या है कि अगर मान लीजिए ये जो स्फीयर है इसको जबरदस्ती ठूंस के रखा हुआ है, मतलब वॉल्स इस तरीके से बनाए गए कि प्रेशर दे रहे हैं, तो N1 N2 हमेशा बराबर होंगे। और अगर यहाँ पर अगर हेयर लाइन गैप होगा, हेयर लाइन गैप कहता है कि इनके बीच में हेयर लाइन गैप है या जेंटली प्लेस किया गया है, तो फिर N1 इक्वल टू N2 बराबर 0 होगा। तो यहाँ पे ये कंडीशन आ गई, या तो N1 N2 दोनों बराबर होंगे तभी हॉरिजॉन्टल में क्या होगा, इक्विलिब्रियम होगा। और अगर इसको जेंटली प्लेस किया गया होगा तो N1 N2 दोनों ही क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इफ स्फीयर, ये लैंग्वेज लिखी रहती है कि स्फीयर इज जेंटली प्लेस्ड। जेंटली का मतलब धीमे से रख दिया गया, तो उधर एक हेयर लाइन गैप है, मतलब जो वॉल्स हैं, जो वर्टिकल वॉल है, ध्यान से सुन लो ये सारी बातें, वर्टिकल वॉल कोई प्रेशर नहीं लगा रही है। अब भाई वो तो मान लो आपने ऐसी इलास्टिक वॉल ले ली और जबरदस्ती स्फीयर को ठूंस दिया, तब तो वो प्रेशर अप्लाई करेगी ना, ठीक है। तो इफ स्फीयर इज जेंटली प्लेस्ड, अगर इसको जेंटली रख दिया गया होगा तो फिर इसका मतलब होगा N1 बराबर N2 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, 0 हो जाएगा। फिर दोनों नॉर्मल रिएक्शन क्या होंगे, 0 ही होंगे। अगर बॉल को जेंटली प्लेस किया गया होगा और ठूंस के रखा गया होगा तो फिर N1 बराबर N2 होंगे, और जो भी होंगे फिर वो कंडीशन के हिसाब से निकलते हैं। फिर वो क्वेश्चन की लैंग्वेज से समझ में आएगा कि क्या हमको N1 और N2 को लेना होगा, ठीक है। अभी कोई जल्दबाजी नहीं है, सिर्फ कॉन्सेप्ट पर फोकस करते चलो भी आप, ठीक है। हटाएं, चलो देखिए फिर एग्जांपल देखिए, या करते चलो, क्वेश्चन से ही फिजिक्स आसान होती है, ये ध्यान रखना। जितने क्वेश्चंस कराऊंगा उतने तो आपको हर हालत में करने हैं, ज्यादा करें वो फिर आपका भाग्य है। चलो देखो अगला सवाल देखो।
सही नहीं बन पाया डायग्राम। चलो ये अब ठीक है, ये वॉल वर्टिकल है, आराम आराम से देखना। ये एंगल 37 डिग्री, वही 10 kg का मास। फाइंड नॉर्मल रिएक्शन एट ईच कॉन्टैक्ट सरफेस। एट ईच कॉन्टैक्ट पॉइंट, हर कॉन्टैक्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। तो तुरंत सबसे पहले कॉन्टैक्ट पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन बना दीजिए आप। एक तो कॉन्टैक्ट पॉइंट यहाँ है तो ये बनेगा, ये N1 एक्शन का रिएक्शन तुरंत यहाँ पे बनाइए N2। अब ये सब तो आता ही है कि जब इसका BD बनाएंगे तो ये वाला N2 आएगा, क्योंकि इतनी तो फीलिंग है कि इस वॉल ने इसको ऐसे प्रेस किया होगा, इसने ऐसे प्रेस किया होगा, और जो अर्थ का ग्रेविटी है वो तो सेंटर ऑफ मास पे लग रहा होगा। इस एंगल को विजुलाइज कर लो, यहाँ पे ये लाइन खींच दो, ये 37 तो ये भी 37 तो ये भी 37, इसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ये 37 तो ये 90 - 37 तो ये 37 तो ये 37। बनाइए फ्री बॉडी डायग्राम। सारे फोर्सेस को सेंटर ऑफ मास पर टेल को CM पर रख दीजिए। तो ये N1 तो इधर आ जाएगा, क्लियर। ये mg नीचे आ जाएगा, क्लियर। ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से इस तरीके से आ जाएगा, क्लियर, N2। और यहाँ से एंगल कितना आएगा 37 ही आएगा। पहली क्वेश्चन बताइए क्या लिखेंगे, व्हाट। अब देखो, अब कंपोनेंट मत करो, सीधे कंपोनेंट करके लिखने की आदत डालो। काफ़ी देर से कंपोनेंट कर रहा हूँ, पर अब मैं धीमे से डायरेक्ट कंपोनेंट करके दिमाग में ही लिखवाऊंगा, डायरेक्ट आ जाएगा, ये आना भी होगा। तो वर्टिकल में देखो क्या आएगा, N2 कॉस कंपोनेंट आएगा, ठीक है। cos 37 = mg। यहीं से सॉल्व कर लो, चलो पहले इसको लगे आता हूँ। cos 37 होता है 4/5, मास है 10, g होता है जमाने से 10, तो ये आ जाएगा N2 बराबर कितना आ गया बताइए, 500 / 4 बराबर 200 कितना, ठीक है 500/4 ही लिख लो भाई 4 न्यूटन। फिर हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस हो जाएंगे। हॉरिजॉन्टल में क्या आएगा बताइए, N1 बराबर, ये कंपोनेंट कितना आएगा बताइए N2, और ये कितना आ जाएगा sin 37। अब N2 पहले से ही आप लिखे बैठे हैं, N2 लिखे बैठे हैं 500/4 इंटू sin 37 जमाने से कितना होता है बताइए 3/5, 5 से चला जाएगा 100, तो ये आ जाएगा मेरे और आपके हिसाब से 300/4 न्यूटन। ये आ जाएंगे दोनों नॉर्मल रिएक्शन, ये आ जाएंगे दोनों नॉर्मल रिएक्शन। पॉज करके उतारिए, पॉज करके उतारिए, हटाएं, चलिए। फिर देखिए एग्जाम्पल, यहाँ पर टच कर रहा है, ठीक है। दो वॉल्स के बीच में इस तरीके से स्फीयर फंसा हुआ है। अब इसको मैं दो तरीके से क्वेश्चंस करूंगा, इसको दो बार करूंगा। एक बार क्या लूंगा, ध्यान रखना, ये एंगल और ये एंगल बराबर ले लूंगा, सिमेट्री का केस, दोनों लेके बताता हूँ। चलो पहले मैं इनको अनइक्वल ले रहा हूँ, इसको लेता हूँ 37 डिग्री, इसको लेता हूँ 53 डिग्री, ठीक है। जानबूझ के ले लिए 37 और 53, थोड़े आसान एंगल होते हैं, और हमेशा की तरह इसका मास ले लेते हैं 10 kg। फिर से आपको दोनों पॉइंट पर नॉर्मल रिएक्शन फाइंड आउट करना है। अब नॉर्मल रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगी, स्फेरिकल बॉडी है, सेंटर से गुजरेगा नॉर्मल रिएक्शन, तो यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N1 मान लीजिए, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन N2 मान लीजिए, क्लियर, ये N2, ठीक है। एंगल वर्टिकल का कैसे देखते हैं वो अभी समझा दूंगा, चलो अलग से समझा दूँ। देखो जैसे देखो ये एंगल एक बार देख लो, ये बॉर्ड रखी है, ये एंगल यहाँ से थीटा, देख लो ध्यान से, बार बार काम आएगा। ये नॉर्मल ऐसे लिखते हैं, ये लाइन वर्टिकल खींचा करो, ये लाइन वर्टिकल थीटा, तो ये थीटा, तो ये थीटा, तो ये जो एन होगा, ये जो थीटा होता है वही थीटा यहाँ जाता है।
कहने का मतलब ये जो थीटा होगा वर्टिकल से जब खींचोगे तो यही 37 डिग्री यहाँ आ जाएगा। इसी तरीके से ये क्लियर हो गया। इसी तरीके से दूसरा वाला देख लो। यार इसमें बच्चों को कन्फ्यूजन आता है, मुझे पता है, लेकिन आपको समझाई दे रहा हूँ। अगर ये ऐसे लेटा हुआ है, जैसे ये ऐसे लेटा हुआ है, इसके लिए बात कर रहे हैं, तो अगर यहाँ से ये थीटा, तो देखो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से आएगा, लाइन वर्टिकल से देखना होगा, तो ये थीटा, तो ये भी थीटा, तो ये भी थीटा। तो ध्यान रखना ये थीटा, देखो ये थीटा, ये तो वर्टिकल से यहाँ से ये 53 है, तो ये 53 आएगा। क्लियर हुआ? इस तरह से आएगा। बाद बाकी एम जी तो इसके सेंटर ऑफ मास पे लग ही रहा होगा। बना लीजिए फ्री बॉडी डायग्राम। सारे फोर्सेस के टेल को सेंटर ऑफ मास पे रख दीजिए। बताइए एम जी तो नीचे लगेगा ही लगेगा, ये लगा दिया। अब नॉर्मल रिएक्शन देखिए, ये वाले नॉर्मल रिएक्शन दोनों इसके एबीडी में आएंगे। ये तो इस स्पेयर ने वॉल पे लगाए होंगे, फीलिंग आने लग गई होगी। ये N1 आएगा वर्टिकल से थीटा बन, देखते चलिए ये एंगल वर्टिकल से एंड वर्टिकल से, ये वर्टिकल से 37 डिग्री, वर्टिकल से 37, ये N2 वर्टिकल से 37, तो देखिए वर्टिकल से 37, ये N2 वर्टिकल से 37, सॉरी गलत, 53। अब हॉरिजॉन्टल में फोर्स बैलेंस, वर्टिकल में फोर्स बैलेंस, तो देखिए लिख दीजिए पहली इक्वेशन हॉरिजॉन्टल में। अब देखो कंपोनेंट वाना करो, सीधे कंपोनेंट दिमाग में करते हुए इक्वेशन से लिखो। बताइए ये कंपोनेंट कितना आएगा, N1 sin 37 बराबर, ये कंपोनेंट कितना होगा बताइए, N2 sin 53। यहीं पे सॉल्व कर लो इसको पहले। N1 इंटू साइन 37 होता है 3/5 बराबर N2 इंटू साइन 53 होता है 4/5, 5 से 5 मर जाता, तो यहाँ से आ जाता ये 3N1 इक्वल टू 4N2। ज़रूरत पड़ेगी तो यूज़ कर लेंगे, सेकंड में पढ़नी है ही ज़रूरत। सेकंड वर्टिकल में फोर्स बैलेंस, तो वर्टिकल में इसका कंपोनेंट कितना आएगा बताइए, N1 cos 37 प्लस इसका कितना आएगा N2 cos 53 बराबर mg बोले तो 100, क्योंकि मास 10 है और g है 10। अब N1 और N2 की वैल्यू लिख दो, तो N1 की लिख देते हैं हम, ये आ जाएगा 4N2 अपॉन 3। ठीक भाई, यहाँ से आ जाएगा N1 4N2/3 और cos 37 हो जाएगा 4/5 प्लस N2 इंटू ये आ जाएगा 3/5 बराबर 100। ठीक, इसको सॉल्व करिए ज़रा, यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। ये आ जाएगा 16/15N2 प्लस 3N2/5 बराबर 100। एलसीएम आएगा 15, तो ये आ जाएगा 16N2 प्लस ये आ जाएगा 9N2 बराबर 100, तो ये ऊपर बन गया 25N2, तो ये आएगा 25N2 बराबर 100 इंटू 15, 25 से 4 बार, तो N2 बराबर आ गया प्यारे बच्चों 60 न्यूटन। 60 न्यूटन आ गया, ठीक है 60, और N2 60 आ गया, तो N1 की वैल्यू भी फाइंड आउट कर लोगे। तो N1 को आप यहाँ से फाइंड आउट कर लो। N1 इक्वल टू आ जाएगा 4 इंटू 60/3, 3 से जाएगा 20 बार, तो ये N1 इक्वल टू आ जाएगा 80 न्यूटन। कुछ है ही नहीं, ठीक है। N1 इक्वल टू 80 न्यूटन, N1 इक्वल टू 80 न्यूटन। ठीक है, हटाएं। चलिए अब मैं इसमें सिमेट्री ले लेता हूं दोनों में। अगले एग्जाम्पल में सिमेट्री ले लेता हूं। सिमेट्री लेंगे तो इसको यहाँ मिलाएंगे, ठीक है। एंगल बराबर ले लेते हैं, ओके। ये भी ले लेते हैं 37 डिग्री और ये भी 37 डिग्री ले लेते हैं। इसका फ़ायदा बस ये मिलेगा, देखो ध्यान से सुनना, फ़ायदा मिलेगा वही सिखाना था। अब दोनों जगह पे सिमेट्री है, ये सब कई जगह हमें यूज़ करने होंगे, तो खुशबू लीजिए, जितने प्रेशर से ये स्पेयर इसको दबा रहा होगा उतने प्रेशर से इसको दबा रहा होगा। तो हम दो अननोन लेने की बजाय यहाँ पे जो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ लेते हैं एन, ठीक, वही नॉर्मल रिएक्शन यहाँ ले लेते हैं एन। इसका ये फ़ायदा बस उठा लिया हमने। ये किस वजह से, सिमेट्री से।
अगर ये एंगल दोनों बराबर नहीं होते तो दोनों लोकेशन पर नॉर्मल रिएक्शन अलग अलग आता, दोनों एंगल बराबर हैं तो दोनों ही लोकेशन पर नॉर्मल रिएक्शन सेम आ जाएगा। बाद बाकी ग्रेविटी का mg तो नीचे लग ही रहा होगा। यह बात आपको बताई जा चुकी है कि ये नॉर्मल रिएक्शन पास करेगा इसके ज्योमेट्रिकल सेंटर से ही। ओके, अब ये काफ़ी जल्दी आ जाएगा। एंगल ये देखना सिखा ही चुके हैं, अगर ये 37 है तो ये लाइन वर्टिकल से खींचा करो तो एंगल कितना आएगा 37, यहाँ भी कितना आएगा 37, ये सिखा ही चुके हैं, कुछ है ही नहीं। माना उसका फ्री बॉडी डायग्राम, mg तो नीचे लग गए भाई साहब। अब देखो ये n वर्टिकल से, देखो ये n वर्टिकल से 37 के एंगल पर, ये n भी वर्टिकल से 37 के एंगल पर, कुछ है ही नहीं। हॉरिजॉन्टल में देखो अपने आप कंपोनेंट कैंसिल करते हुए दिखाई दे रहे होंगे। देखो इसका आएगा n sin 37 और इसका आएगा n sin 37, दोनों क्या कर जाएंगे कैंसिल आउट। वर्टिकल में n cos 37 इसका आएगा और n cos 37 इसका आएगा, दोनों जुड़ के mg को बैलेंस कर देंगे। तो डायरेक्ट लिख रहा हूँ, देखो 2n cos 37 इक्वल टू 100, mg की वैल्यू कितनी आएगी 100 आएगी। अब देखो सिमेट्री लेने से n एक ही अननोन बना और आसानी से सॉल्व हो गया। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू n cos 37 जमाने से 4/5 बराबर 100। ठीक, तो ये आ जाता है 5 से चला जाएगा 500 बार तो 8, तो n इक्वल टू 500 डिवाइडेड बाई 8 न्यूटन, जो भी आ जाए कितना आ जाएगा बताइए। (250/4) 125/2 न्यूटन। ठीक है, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा, इतना आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए यार, अभी इक्विलिब्रियम के काफ़ी क्वेश्चंस बाकी हैं, कम से कम 10-12 क्वेश्चंस। तो अगर इसी क्लास को मैं कंटिन्यू करूंगा तो लेक्चर हो जाएगा बहुत लेंथी। तो अगले इसको मैं 2 पार्ट में कर देता हूं। ठीक है, यहाँ तक मैं इतने ही क्वेश्चंस रखता हूं और अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चंस करा दूंगा तो काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के सवाल भी हो जाएंगे। ठीक है, तो इस क्लास को मैं यहीं पर रोकता हूँ, आप लोग पढ़ाई करते रहो। इक्विलिब्रियम का अगला लेक्चर तुरंत आपको मिलेगा इसके बाद। ठीक है, चलिए।